मैं बोल रहा था तू बैठ। म्यूट बोल रहा था। हाँ इधर बैठ। वो फैन म्यूट में भी रहेगा। गाड़ी में ना नहीं करता हूँ। दो बार लास्ट क्लास के अंदर क्या करवाया था आप लोगों को? बोर्ड करवाया था, लेकिन कुछ बोला, होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? आपकी अपनी बुक से? संडे की क्लास है, बाइनोमियल करवाया था। अरे आपने आपने कर लिया, आपने आपने भी कर लिया। ए या एक मिनट, ए या बी? बी नहीं करी अभी? क्यों? करी लिया तुमने? क्यों? कैसे याद दिलाऊं फिर? मतलब एक एक बच्चे को कॉल करूं? आपने? क्यों? कैसे याद रहेगा फिर? मतलब कॉल करूं, घर पे आऊं, सुबह जल्दी उठाऊं, क्या करूं बताओ? हम्म? जाते हो तो कंधे वंधे दबा दूं अभी? आपने आपने फिर से कह रहा हूँ। हाँ। तेरा टाइम कौन सा? 6 जनवरी? 2 साल, 2 साल बाद या 2 महीने बाद? ज्वाइन तूने कब किया है? 20 दिन पहले। पेपर तेरे कब है? 2 महीने बाद। आपको याद भी नहीं रहा ये करना था? एक लड़का रख लो, ज्यादा नहीं, 20-25 हजार रुपए में लड़का आ जाएगा, वो याद दिला दिया करेगा। रख लोगे? एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी जो है करने के लिए दी थी आईसीआई की। हाँ जी। बोलो। पेरेंट्स का नंबर दे दो, उनको होमवर्क बता दिया करूंगा आज बच्चे को, अगली क्लास में बच्चे की कॉपी भेजनी। दो, लाओ नंबर दो। तेरे से ही कह रहा हूँ, नंबर दे ला। फादर का नंबर दे दे। गर्दन नहीं हिलानी, नंबर देना है। तो मैं क्या करूं? बहाना सोच नहीं रहा। अबे चल। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ सर, आपने? हाँ? हम्म। देखिए, ऐसा है कि आज छोड़ा जा रहा है, अगली क्लास से जो आज कहा जाए वो कहा करके आना। इतना ज्यादा तो होमवर्क कभी दिया नहीं जाता। ठीक है ना?
लिमिटेड सा होमवर्क आपको दिया जाता है, आप वो भी ना करें। हम तो खुद चाह रहे हैं कि आपसे लिमिटेड सी मेहनत से ही आपके अच्छे मार्क्स दिलवा दें, आपकी नॉलेज भी अच्छी करवा दें। लेकिन ये फैक्ट बात है कि हम भी फेलियर है, हमारा भी, कि हम समझा ही नहीं पा रहे। आप एक्चुअली फर्क क्या है, इस जनरेशन की बात हो रही है, आपके बैच की बात नहीं हो रही, जनरेशन की बात हो रही है। आप सब कुछ बस क्या चाहते हो, सामने सॉल्व होते हुए देखना चाहते हो, पेन चलाना नहीं चाहते। पेन चलाना जब तक नहीं चाहोगे तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, देखते रहना चाहते हो कि कोई सॉल्व कर रहा हो, चाहे फेस टू फेस हो चाहे वीडियो हो, है ना। आप सिर्फ देखते रहना चाहते हो, नहीं होते कुछ। ठीक है, मैं ना पहले एक और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, तो ना ऐसी 2020 के बाद, 2020 के बाद नहीं, अभी पिछले साल की बात, वो मैंने 2020 में लास्ट सब्जेक्ट पढ़ाया था। 20 में भी नहीं पढ़ा पाए, 20 में तो कोई पढ़ा ही नहीं पाया, पता ही है आपको। 2019 में पढ़ाया था वो, फिर मुझे 2024 में पढ़ाने का मौका मिला, 4 साल बाद। 4 साल नहीं, नहीं और सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा था। वो वाला सब्जेक्ट नहीं, वो सब्जेक्ट अलग था, वो बिजनेस मैथ्स था, बीकॉम ऑनर्स। 4 साल बाद मैंने पढ़ाया। एक बच्चा, स्पेशली उसके फादर ने मतलब बहुत एक हैंड फोल्डिंग की रिक्वेस्ट करी थी, क्यों, क्योंकि वो लड़का 3 साल से फेल हो रहा था। 3 साल से, पता नहीं 2 साल से फेल हो रहा था। अगर इस साल फेल हो जाता तो उसका ग्रेजुएशन पूरा रिपीट करना पड़ जाता उसे। तो समहाउ मेरा नंबर उन्हें मिला और मैंने बात करी। भाई बहुत अच्छी फीस दे रहे थे वो, फीस की कोई टेंशन नहीं। तो फीस इतनी कितनी बता भी देता हूँ, कोई सरप्राइज नहीं है, 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, बेसिकली उन्होंने 1 लाख ही दिए होंगे। ठीक है, उस लड़के के मार्क्स पता है कितने आए थे? 100 में से 100, 100 में से 100। अब क्या मैं उसके सामने 1 लाख रुपए ले लिए तो क्या मैं, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना लिमिटेड से पैसों में, ऐसे उसको ही पढ़ाता था। बस उसकी गरज थी, तो पता था कि अगर मैंने अब नहीं करा, मैंने उसे, और ऐसा भी नहीं तुक्के पे आ गए। आज उसने एडमिशन लिया है, आज पहली क्लास है। मैंने 2 क्लास चेक करा था, तीसरी क्लास में मैंने बोल दिया था कि तेरे 100 में से 100 आई। मेरे को ये देखना था कि इसका बेसिक कितना खराब है। मुझे लगा जो बच्चा है 2 साल से लगातार फेल हो रहा है, काफी खराब बेसिक होगा, लेकिन उसका बेसिक ठीक ही था। मैंने उसे वो चीजें मेन मेन बताई जो पेपर में आती है। क्यों, क्योंकि मेरा पिछले 15 हाँ 15 साल का एक्सपीरियंस था, मुझे पता था पेपर में क्या क्या आता है। लेकिन मैंने कोई चांस नहीं लिया। जिसके पेरेंट्स मुझे इतनी फीस दे रहे हैं, मैं उसे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्यों कराऊं? और क्या पता मेरा जजमेंट गलत हो जाए। 4 साल से मैं भी तो ब्रेक लेके बैठा हूँ, क्या पता मेरा जजमेंट गलत हो जाए। मैंने उसे एक एक एस्पेक्ट, जिसे कह सकते हैं, सारा करवाया, क्या पता क्या आ जाए। और मैंने आपके सामने रिजल्ट भी बता दिया। अब ये बात क्यों उठाई? ये बात इसलिए उठाई क्योंकि जो सब्जेक्ट हमने पेन से बना बना के, क्वेश्चन बना बना के तैयार किए थे ना, 4 साल के गैप के बाद भी वो भूले नहीं। तुम एक काम करो, तुम्हें ऐसा लगता हो तो कोई भी चीज 15 साल पढ़ी हुई हो अलग बात है, 4 साल भी बहुत, 15 साल लगातार कंटिन्यूटी में, फिर 4 साल नॉन कंटिन्यूटी में, कई बार 4 साल भारी पड़ जाते हैं 15 साल पे। तो पहले दिन तो मुझे ही अजीब लग रहा था सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त, क्योंकि वो शब्द बोलने की आदत छूट गई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिन सब्जेक्टों को हमने किताबों से ऐसे पढ़ पढ़ के तैयार किया है ना, वो भूलने के चांसेस बहुत कम है। और यकीन मानना, अगर मैं आज एक, सपोज कर लो एक 6th क्लास का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुश्किल सा क्वेश्चन को ही देख लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन समझ लो, बच्चे को सिखानी है मुझे, 6th क्लास के बच्चे को, तो मैं किताबों से नहीं पढ़, यूट्यूब पर डाला, सर्च करा, टीचर लाइन से टीचर है, मैंने देखा, समझ में भी आ गया, बढ़िया बता रही।
अगले दिन हो सकता है मुझसे वो कंस्ट्रक्शन दोबारा, मतलब बच्चों के सामने करो बेटा देखो इसमें यहां से ऐसे लेंगे, और मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्शन सही नहीं बैठ रही। ये फर्क है किताब से पढ़ने का और ऑनलाइन से पढ़ने का। लेकिन ये बात हम आपके माइंड में डालने में अनसक्सेसफुल रहे, मतलब हमारे कोई चांस ही नहीं है हमारा। आप मिनट मिनट में एक क्वेश्चन में हल्का सा स्ट्रेस आता है, 1 मिनट भी नहीं लगाते, 1 मिनट ज्यादा बोल दिया, उससे पहले गूगल लेंस खोलते हो और सर्च करते हो, आपको समझ में आ जाता है, आपको लगता है आता है। मैं अगले दिन पूछ लेता हूँ, कुछ नहीं आता। तो किस बात की टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी तो ये है कि आपकी इमेज कहाँ बनी, तो काम चल रहा है बस। हाँ, ये सच बात है कि कुछ लोग इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में बहुत कमर्शलाइज, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। वो कह रहे हैं कि बच्चा गया भाड़ में, उसको देखो उसे चाहिए क्या, उसे यही चाहिए जो जो दे रहे हैं वो, और उन्हें पैसा भी मिल रहा है। कह रहे मुझे मतलब नहीं है बच्चा इंटेलिजेंट बनता है कि नहीं बनता। और हम थोड़ा सा इस मामले में ओल्ड स्कूल है, हम चाह रहे हैं कि तुम्हें बेटर करना, तुम्हारा बेटर वर्जन तैयार करना। तो ये एक फर्क आ रहा है जिस लड़ाई में एक तरीके से कहूँ तो ऑलमोस्ट हार ही चुके हैं, क्योंकि शायद आज तक चेंज नहीं कर पाए, 2020 के बाद से ये सिलसिला चालू हुआ, और अब तो उम्मीद भी खत्म है। और आगे वाली जो और जनरेशन हो रही है वो तो और खराब है। तो अब जैसे बहुत से बच्चे सीएम में कर रहे हैं, सेम पिछले वाले टाइम पे पास हो गए, वो आ चुके हैं इंटर में, इंटर के पेपर के लेवल से वो कोसों दूर है, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं। शायद मुझे लगता है रियलाइजेशन फिर वो फेल होके आएगा, जैसे यहाँ पे भी होता है। एक बार जो बच्चा फेल होता है ना, सेकंड अटेम्प्ट में बड़ा सिंसियर होता है। तो या तो हो सकता है कि आपकी जनरेशन को ऐसे ही समझ में आए, आपके सामने सारे लेफ्ट और राइट बातें बता दी हैं, देख लो आपके डिसीजन तो आपके साथ है। इससे ज्यादा थोड़ी प्रेशर क्रिएट करें। अब तो एज भी, मतलब जनरेशन भी ऐसी आ चुकी है, पहले तो हम किसी को कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी इन द सेंस कोई गलत बात नहीं, बट माइंड में ये हेजिटेशन नहीं आता था कि यार ये बुरा मान जाएगा। अब तो ये भी सोचते हैं हम कि अरे रहने दे यार, चिढ़ जाएगा, बुरा मान जाएगा, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात से कि बेटा यही बोल दिया कि तू तो बेटा रेगुलरली इरेगुलर है, बच्चे दो चार हंस पड़े, उसको ऐसा लगे मेरी बेइज्जती हो गई, बस वो बुरा मान गया। लेकिन बात तो देख लो क्या बोला है, तू रेगुलरली इरेगुलर है, बस इतनी सी बात। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपका मैंने सेंटेंसी चैप्टर कंप्लीट किया था। अब आज की क्लास में मुझे नया चैप्टर चालू करना है आप लोगों के साथ। आपकी क्लासेस की प्लेलिस्ट फुल अप टू डेट है। मुझे लगता है एक आध क्लास छूटी होगी तो कोई छुट्टी होगी, नहीं तो सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब एक और भी बात है। अभी वही सर कह रहे, अभी सौरभ सर से यही बात हो रही थी। सौरभ सर कह रहे आई डोंट नो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कह रहे मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाई स्पेशली, कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर रिवीजन टेस्ट पेपर की वीडियोस। कह रहे बच्चे क्लास में 50 बैठे हुए हैं, और जो वीडियो है उस पर व्यू कितने, 20। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आई डोंट नो, मतलब लिटरली बहुत हम भी कंफ्यूज हैं। और ये सिर्फ आप लोगों की बात नहीं हो रही है, मैं ऑलरेडी 4 जगह ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा भी नहीं बोलूंगा एक जगह बड़ा अच्छा है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। कुछ जगह सिंसेयर की क्वांटिटी ज्यादा है, कुछ जगह अनसिंसेयर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऐसे वाला मामला है। लेकिन प्रॉब्लम हर जगह छोटे और बड़े फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन चलो हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ सोच ही रहे हैं, क्या सोचें क्या करें क्या ना करें, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, आ रही है बात समझ में, हम अपने बारे में सोच रहे हैं भाई, हमें हमारा ये एक रोजी रोटी का तरीका है, इसी से हम अपना घर चलाते से अपने एक्सपेंसिव बियर करते, तो इसको कैसे और बेटर करें, कैसे और बेटर करें। हम तो सोच रहे हैं अपने आगे, और कहीं ना कहीं तरीका निकाल भी लेंगे।
आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक चैप्टर जो कि है डिस्पर्जन। यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो भी बच्चे सीएमए वाले हैं वो ध्यान से सुने। पेपर में ना आपके सेंटेंसी, डिस्पर्जन और स्क्यूनेस एक और कॉन्सेप्ट है, मिक्स करके आता है, ठीक है। मतलब किसी क्वेश्चन में स्क्यूनेस भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा और सेंटेंस, ठीक है। 60 नंबर का स्टैट्स है, पहले करवा भी वही रहा हूँ, इसीलिए आप 2-3 चैप्टर हैं स्टैट्स के, उसके बाद स्टैट्स खत्म है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्पर्जन की, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपका एक चैप्टर है। और डिस्पर्जन क्या करता है, आइए इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या है, आइए इस पे भी डिस्कशन करें। डिस्पर्जन जो है वो एक तरीके से मैं बोलूंगा, डिस्पर्जन इज द मेजर विच इज बीइंग यूज्ड टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। डिस्पर्जन एक ऐसा फॉर्मूला है जो चेक करता है रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वास करना, कि एवरेज पे विश्वास करें या एवरेज पे विश्वास ना करें, ठीक है। डिस्पर्जन इज द मेजर विच इज बीइंग यूज्ड टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। मैं समझाता हूं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सपोज करिए 3 कंपनियां हैं, एक है एबीसी लिमिटेड, वर्ल्ड की मोस्ट फेमस कंपनी। दूसरी बताओ, चलिए मुझे पता ही था फेमस है, आप सबको पता होगा। और तीसरी, वेरी गुड, शेयर मार्केट में अच्छी नॉलेज है तुम्हारी। ये तीनों कंपनियों का पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न निकालता हूं। एवरेज रिटर्न के नाम पे अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से एक्स बार ही है। और एक्स बार एबीसी का निकालता हूं बेटा, कितना आता है, 12%। फिर एक्स बार एक्स वाई जेड का निकालता हूं तो कितना निकल के आया पिछले 10 सालों के डेटा में, 12%। और अगर पी क्यू आर निकालता हूं तो कितना आया, 12% है। मुझे बताओ, क्या तीनों कंपनियां इक्वली प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही आप लोगों को? तीनों कंपनियां कैसे दिख रही हैं बेटा, इक्वली प्रॉफिटेबल। अगर मुझे पैसा लगाना हो तो किस में लगाया जाए? रैंडमली गैस कर लो, कोई भी एक चूज कर लो, सही है ना? सब इस बात से एग्री करते होंगे, है। लेकिन आइए मैं एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूँ, कुछ और, कोई ऐसी बात नहीं मैंने कुछ छुपाया है, मैं तो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन क्या है, सुन लीजिए। आपका पिछले 10 साल का डेटा है, एबीसी कंपनी का पिछले 10 साल का जो रेंज रहा है, रेंज मतलब मिनिमम रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न, वो रहा है आपका 6% से 18% के बीच। पीक्यूआर लिमिटेड का पिछले 10 सालों में मिनिमम गया है 10%, मैक्सिमम गया है 14%। और अगर मैं पी क्यू आर लिमिटेड, अच्छा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी क्यू आर लिखना था। यहाँ पे मिनिमम गया है 11%, मैक्सिमम गया है 13%। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किस में लगाएंगे, एबीसी में लगाएंगे, एक्स वाई जेड में, या पी क्यू आर? कितने बच्चे पी क्यू आर कहते हैं, वो हैंड रेस।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। आप भी कह रही हो या नहीं कह रही? अभी आपको पता नहीं, कह रही हो? अच्छा, ये कौन सा हाथ होता है ऐसे हाथ उठाना? ये कैसे हाथ उठाया तुमने है? कितने बच्चे हो गए थे? सात। सात बच्चों ने किसको बोला बेटा जी? PQR। और आइए जान भी लेते हैं, आपने भी PQR बोला है क्या? क्यों बोला है वैसे? गैप कम है, गैप कम है। और बहुत बढ़िया, ये एक कौन बोल रहा है ये बात? हाँ जी, कह रहा है जी स्टेबल ज्यादा है। यस ऑफ कोर्स, एक आम इससे पता चलता है। अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो ABC प्रेफर करे? है कोई? कोई भी नहीं है। और XYZ वाला कौन है? XYZ वाला भी सही है। सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे पता चलता है। देखो, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। और इन्वेस्टर दो तरीके के, मतलब माइंड सेटअप किसका कैसा है उसकी बात होती है। एक होते हैं बुलिश, एक होते हैं बियरिश। बुलिश वो होते हैं जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा की तरफ देखते हैं, कम की तरफ नहीं देखते। मतलब उन्हें ये नहीं देख रहे नुकसान कितने का हो जाएगा। वो कह रहे अगर बात बन गई ना तो देख फायदा इतने का हो। मतलब उनके दिमाग में नुकसान वाली बात आई नहीं रही। क्या ऐसे लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? नहीं भैया। तो ये भी जब गिरते हैं तो बहुत ज्यादा ही लंबा गिरते हैं फिर। इनकी गिरने के किस्से भी अखबारों में छपते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग तुम्हारे हमारे जैसे हैं। तुमने ये बात आज की क्लास में प्रूव कर दी। और वो कि हम रिस्क एवर्स हैं। रिस्क एवर्स है मतलब रिस्क प्रेफर नहीं करते। और PQR में जैसे कि इस बच्चे ने बोला कि सर वो ज्यादा स्टेबल है, एक आध परसेंट ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं। ये देखो ना, कहाँ 12% की सोच के बैठे और हमारे कितने आए? 6%। है ना? तो सर PQR और यस ऑफ कोर्स। तो एक सेकंड में मेरी बात प्रूव हो गई। यही देखा जा रहा था कि तीन ऐसी कंपनियां जिनका रिटर्न मैंने आर्टिफिशियली नहीं, इमेजिनरी सेम मान लिया। उन तीन कंपनियों में तुमने कहा कि सर तीनों में से कहीं भी लगा दो पैसा, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जैसे ही मैंने डिस्पर्जन चैप्टर का पहला मेथड यूज किया, डिस्पर्जन चैप्टर का पहला फॉर्मूला क्या है? रेंज। एकदम से तुमने रेंज देखते ही बता दिया नहीं नहीं सर, तीनों कंपनियां बराबर नहीं है, PQR ज्यादा प्रॉमिसिंग। क्या बोला? PQR ज्यादा प्रॉमिसिंग। ठीक है ना? तो यही बात तो नीचे लिखी है डिस्पर्जन का मतलब। डिस्पर्जन क्या मेजर करता है? रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, कि किस एवरेज पे विश्वास करें और किस एवरेज पे विश्वास। ठीक है ना? तीनों का एवरेज बराबर है, लेकिन तब भी इसने साफ साफ बोला कि सर मैं सबसे ज्यादा भरोसा किस पे, किसके एवरेज पे करूंगा? PQ। मुझे उम्मीद है अभी क्लैरिटी है। तो आई थिंक ये लाइन मैंने अपने आप में जस्टिफाई कर दी। डिग्री डेफिनेशन, डिग्री ऑफ स्कैटरनेस और स्प्रेड और वेरिएशन। बच्चों, तुमने कहा सर ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपका डिग्री ऑफ स्कैटरनेस और स्प्रेड और वेरिएशन, मतलब ये डिस्पर्जन ये मेजर करता है कि स्कैटरनेस, स्प्रेड और वेरिएशन। तुमने कहा सर मतलब समझ नहीं आया। देखो, स्कैटरनेस का मतलब होता है फैला हुआ होना। डिस्पर्जन में स्कैटरनेस का मीनिंग समझाता हूँ। जैसे ये आपका पॉइंट है, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज को। और ये कुछ पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स वैल्यूज को। X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। ठीक है? तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि आपका जो डेटा है वो सेंट्रल वैल्यू के कितना पास पास है, एवरेज के कितना पास पास है। सेंट्रल वैल्यू और एवरेज एक ही बात होती है। या आपका जो डेटा है, मतलब एक्स वैल्यूज है, वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर है, फैली हुई है। यही बात को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहा गया है? स्कैटरनेस। क्या कहा गया है? या फिर दूसरा शब्द क्या है? या फिर तीसरा शब्द क्या है? ठीक है? ऑफ द वेरिएबल अबाउट द सेंट्रल वैल्यू
इज कॉल्ड, इट मेजर ओनली द डिग्री। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि इट मेजर ओनली द डिग्री अमाउंट ऑफ वेरिएशन। सुनो, आपका डिस्पर्जन में सिर्फ ये बताया जाता है कि जो डेटा की सारी वैल्यूज हैं वो एवरेज वैल्यू से कितनी ज्यादा दूर है या कितनी कम दूर है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वेरिएशन मतलब डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस पॉजिटिव साइड है कि वो डिफरेंस नेगेटिव साइड है, ये नहीं बताया जाए। और ये बात समझ में, डिस्पर्जन सिर्फ ये बताएगा कि आपका, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे ही मैंने पूछा कि ये पानी की बोतल कितने की है, वहां से ली थी, कौन सा आता है वो स्पोर्ट्स वाला ब्रांड, कौन सा है, डी डीकैथलॉन, हाँ डीकैथलॉन से ली थी। तो ऐसे ही मैंने पूछा कि ये बोतल कितने तक की होगी, कोई रैंडम गेस कर लो कोई भी, 150 रुपये बोला इस, और कितने कम कितने ज्यादा, 150 बोल के क्या कह रहा है, 50 रुपए कम या 50 रुपए ज्यादा। ठीक है ना, आई थिंक 200 250 की ही होगी शायद। तो यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है, ये जो 50 रुपए कम ज्यादा बोला, 50 रुपए कहता है, 50 रुपए का फर्क आएगा, लेकिन फर्क किस साइड आएगा, ऊपर की साइड के नीचे की साइड, ये नहीं बोला इस। तो दोस्तों, इसका मतलब डिस्पर्जन भी यही बताता है कि आपकी जो जो डेटा की वैल्यूज है वो एवरेज वैल्यू से और एन एवरेज कितनी डिफर करती है। एवरेज डेटा की सारी वैल्यू एवरेज वैल्यू से जो उनका डिफरेंस है वो कितना है। तो वो कितना है का मतलब ये पॉजिटिव साइड में है कि, ये नहीं बताएगा डिस्पर्जन, सिर्फ ये बताएगा कि फर्क कितना है ऑलरेडी। पक्का। जैसे आपने मुझे बताया कि आपका घर यहाँ पर है, मैंने कहा अच्छा तेरे को फिर तो 20 मिनट लगते होंगे, तुमने कहा हाँ मतलब, मैंने मैंने बोला 2 मिनट के आसपास का फर्क आ जाता होगा, यानी कि 2 मिनट पहले या 2 मिनट, आप समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का फर्क आ जाता होगा, ज्यादा या कम की बात नहीं कर रहा। तो डिस्पर्जन भी सिर्फ आपको 2 मिनट बताएगा, ये नहीं बताएगा कि 20 से ऊपर की तरफ जाना है कि 20 से, ठीक है, दोनों तरफ वाला काम रहता है। क्लियर है। साथ के साथ यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इट इज ऑल्सो द एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना, मतलब इस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात अगर करें तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है बेटा, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दो कैटेगरी में मेजर्स का मतलब क्या होता है, सुन लो। मेजर्स का मतलब है फॉर्मूलाज। क्या बोला मैंने, मेजर्स का मतलब क्या है, फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज आपके दो कैटेगरी में है बेटा, एक है कौन सा, एब्सोल्यूट, और एक कौन सा होता है आपका, रिलेटिव। ठीक है, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। छोटा चैप्टर है, आज की क्लास में शुरू होगा, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। बराबर है सेंटेंसी के। अब देख रहे हो सेंटेंसी में कितना कुछ पढ़ा, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल एंड देन मोड। अभी भी उसमें 2 3 पॉइंट रह गए हैं, मैं करवा दूंगा। मुझे याद आया एक टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। तो मैंने एएम जीएम एचएम के बाद मीडियन चालू करवा दिया था, तो उसकी पीडीएफ नहीं थी मेरे पास बनाई हुई, तो मैं करवाऊंगा, मैंने आपको बोल दिया रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट मेजर कौन कौन से, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके करस्पॉन्डिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दो मेथड आज करवा दूंगा, दो मेथड नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आप ये समझ लो, इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब इधर आगे सुनिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, करने लगे तो बता देना भाई है। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर की बात कर लेते हैं।
जो एब्सोल्यूट मेजर है, यानी कि ये चार मेथड की बात हो रही है, क्या कह रहा है? आइए पहले पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन सेम स्टेटिस्टिकल यूनिट। देखो क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एब्सोल्यूट मेजर होता है, क्या बोला, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो आपका सेम यूनिट्स में होता है जिस यूनिट्स में डेटा होता है। अगर डेटा किलोग्राम में है तो एब्सोल्यूट मेजर यानी कि रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, अगर डेटा किलोग्राम में है तो इनके आंसर किस में आएंगे? किलोग्राम में। डेटा लीटर में है तो इनके आंसर किस में आएंगे? डेटा मीटर में है तो इनके आंसर किस में आएंगे? यही बात आपका बोला गया है। पढ़िए जरा प्लीज एक बार के लिए। और जसमीत, नहीं जसप्रीत है, जसमीत है, प्रीत ना, जसमीत है। पढ़ो भाई क्या लिखा है। एज रुपीज, सेंटीमीटर और किलोग्राम। बस एब्सोल्यूट मेजर के नाम पे बस ये चीज। जिस जिस यूनिट के साथ डेटा दिया गया है उसी यूनिट के साथ इनका आंसर आएगा। रेंज किस में होगा? डेटा किलोग्राम में तो रेंज किलोग्राम में, डेटा लीटर में तो मीन डेविएशन लीटर में, डेटा मीटर में तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीटर में। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कितने थे? चार। लेकिन इन चार को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। इन चार को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। क्या क्या कैटेगरी होगी सुन लो। एक कैटेगरी है बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम, और एक कैटेगरी होगी बेस्ड ऑन ऑल आइटम। भाई क्या मतलब समझ में आया तुम्हें इस बात से? जैसे मैं आपको बता दूं, अरे रेंज जब लेते हैं तो रेंज बेटा जी क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देता हूँ, कोई जल्दी दिक्कत वाली बात नहीं है। एल माइनस एस। एल का मतलब होता है लार्जेस्ट, और एस का मतलब होता है, ठीक है बेटा, क्या तुमने सारी वैल्यू ली या फिर सबसे बड़ी और सबसे छोटी ली? सबसे बड़ी और सबसे छोटी ली, है ना? इसके अलावा सारी वैल्यू तो नहीं ली। तो यही तो बोला है इसने क्वेश्चन। क्या बोला है? बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम। क्वार्टाइल की बात करता हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज। सही मायने में तो यहाँ पे एक वर्ड और होना चाहिए था। वर्ड है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या वर्ड है? यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन बोल देते हैं। और इसमें किसका यूज होता है, अभी समझाता हूँ ये बात भी। और देखिए, आप सबको पता है कि क्वार्टाइल्स कितने होते थे बेटा? और बिल्कुल क्वार्टाइल जो है वो आपके तीन होते हैं बेटा। ठीक है, क्वार्टाइल पूरे डेटा को फोर इक्वल पार्ट से बांटता है। लेकिन क्वार्टाइल होते कितने हैं? तीन होते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन से। एक तो Q1, एक होता है बेटा कौन सा? Q1। एक होता है Q2, और एक होता है Q3। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे भी आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ किसका यूज होता है? Q1 का। और सिर्फ किसका यूज होता है? Q3 का। सारी वैल्यू का यूज नहीं होता। तो क्या तुम समझ पाए बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम? अच्छा जी। और बेस्ड ऑन ऑल द आइटम का मतलब ये हुआ कि आपका आपका X1 से लेकर X2 से लेकर X3 से लेकर कहां तक? XN। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?
कोई दिक्कत बेटा? समझ गए सभी बात? अच्छा जी, ये मैंने एब्सोल्यूट मेजर बताया, उसके बाद रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर पे थोड़ी देर में आ जाएंगे। और इन सब चीजों में भी डिस्कशन कर ही लेते हैं यार, चलो ठीक है। फिर नहीं तो फिर क्वेश्चन छूट छोड़ने पड़ेंगे। देखो जी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिनको हमने ऊपर नाम दिया था, देख लो दोबारा से पढ़ लो। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलते इसे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, बोलते इसे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, बोलते इसे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। ज्यादातर बोलते क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बल्कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे सीवी। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, रिलेटिव मेजर पे आते हैं। रिलेटिव मेजर क्या होता है? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन इज एन टू एन एप्रोप्रिएट सेंट्रल वैल्यू विच इज टेकन फॉर एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। ये समझाना इस समय तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मैंने ना तो चारों के फॉर्मूले बताए, तो थोड़ा ये लाइन को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा अभी। तो रुक जाते हैं थोड़ा सा इसको, है ना, जबरदस्ती अभी ही एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये बता देता हूं, यहां पे एक लाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, क्या? इट इज अ प्योर नंबर। क्या बोला? इट इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट। और मैं बता देता हूं इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है बच्चों कि आपका इन सभी का आंसर जो आता है वो किस में आएगा? परसेंटेज के अंदर। और इसका मतलब ये हुआ कि अब डेटा चाहे किलोग्राम में हो, आंसर किस में है? परसेंटेज। डेटा लीटर में हो, आंसर किस में है? परसेंटेज में। डेटा मीटर के अंदर हो, आंसर किस में है? परसेंटेज। तो डेटा किसी में भी हो, रिलेटिव मेजर परसेंटेज में आते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिट फ्री मेजर। क्या कहा जाता है? ठीक है, आगे देखिए, इससे आगे चलते हैं। और रिलेटिव मेजर भी फिर दोबारा वही पहले की तरह दो कैटेगरी में बांट दिए जाएंगे। कौन कौन से? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम और बेस्ड ऑन ऑल आइटम। ठीक है बेटा, वही रेंज अगर सेलेक्टेड पे था तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी सेलेक्टेड पे। इसमें कोई मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ गए होंगे इस बात। अच्छा देखो आगे क्या लिखा है। यूनिट्स, जो बातें पढ़ के आए हो वही लिखी हुई है। और देखो क्या लिखा है। कहता है यूनिट्स के नाम पे एब्सोल्यूट मेजर में सेम यूनिट्स होती है। जिस यूनिट्स में ऑब्जर्वेशन होती है उसी यूनिट्स में क्या होती है? आपका डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसा होता है? फॉर कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे ध्यान दीजिएगा। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, क्या कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में से कौन सा यूज किया जाएगा अगर हमें क्या करना हो? कंपैरिजन। अगर हमें क्या करना हो? कंपैरिजन। तो लिखा है एब्सोल्यूट मेजर में इट इज नॉट कंसीडर्ड, और इसमें क्या लिखा है? तो याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि आपका, जब भी कोई पूछे कि कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा बेटर कौन सा है, एब्सोल्यूट के रिलेटिव, जवाब क्या होगा? रिलेटिव। समझ गए बात को? और डिफिकल्टी वाला भी पूछा जा सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अगर तुमसे पूछा जाए कि डिफिकल्टी लेवल किसका, मतलब कौन ज्यादा